गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा बाजार का महत्व उपकरण। तो हमने मुद्रा बाजार का अर्थ और विशेषताएं देखी थी। आज हम मुद्रा बाजार का महत्व, उपकरण एवं अंग देखेंगे। उसके कंपोनेंट, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ देखेंगे। जैसे पूंजी बाजार में थी वही सब चीज़ें मुद्रा बाजार में भी है, लेकिन मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में मेन डिफरेंस क्या है कि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन लेन देन होते हैं और मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन होते हैं। तो पहला है इसमें महत्व, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं के लिए वित्त प्रबंध करना। जो हम मुद्रा बाजार है वह साधन है जहाँ पर औद्योगिक और व्यावसायिक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन वित्तीय कोष की उचित ब्याज दर पर व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार जो धन उपलब्ध होता है उसे जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, वो बिना रोक टोक के गतिशीलतापूर्वक चलती रहती हैं। नेक्स्ट है सरकार की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये जरूरी नहीं है कि मुद्रा बाजार औद्योगिक व्यापारियों इन्हीं के लिए ही पैसा उपलब्ध करवाती है या ऋण उपलब्ध करवाती है या उधार देती है। ये गवर्नमेंट्स को भी आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करती है, जिससे जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि जो मुद्रा बाजार में जो रेट्स होती हैं वो अल्पकालीन ऋण के लिए होती हैं, तो वो थोड़ी दीर्घकालीन के बजाय थोड़ी ऊंची रेट पर उनको ऋण मिलता है, कम समय के लिए मिलता है। लेकिन ये भी जिस तरीके से पूंजी बाजार उद्योगों सरकारों की आवश्यकता पूरी करते हैं दीर्घकालीन की, वैसे ही मुद्रा बाजार पूंजी में गतिशीलता में वृद्धि। ये इस चीज़ से भी देखा जा सकता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पूंजी होती है उसे इंडस्ट्रीज और उद्योगों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है और उसका उचित उपयोग और श्रेष्ठ उपयोग हो जाता है। तो पूंजी में गतिशीलता बनी रहनी आवश्यक है, लेकिन अगर एक जगह पूंजी पड़ी रहेगी तो ना तो पूंजी का निर्माण होगा, ना उद्योग, इंडस्ट्री और व्यापारियों के लिए यूज़फुल हो सकेगी। तो ये सब मनी मार्केट के द्वारा ही संभव हो पा रहा है कि जो पूंजी है उसको उधार दो इंडस्ट्रीज वगैरह को, जिनसे पूंजी में गतिशीलता बनी रहे और जो व्यावसायिक वर्ग है और सरकार कोष उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है संपत्तियों में तरलता। जो विकसित मुद्रा बाजार में जिसमें व्यापारिक बैंक अपनी परिसंपत्तियों में तरलता बनाए रखते हैं तथा कि वे किसी भी समय नगद कोषों का विक्रयशील प्रतिभूतियों के नगद कोषों में परिवर्तित कर सकते हैं। मुद्रा बाजार द्वारा प्रदत्त सुविधा के कारण ही व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में नगद कोष प्राप्त होता है। तो बैंकों में तरलता बनी रहती है और उन्हें ब्याज के रूप में कुछ आय भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो बैंक होते हैं उनका मेन मकसद उधार देकर ब्याज कमाना ही होता है, उसी पर ही बैंक चलते हैं। अगर उसको पूंजी का सही यूज़ करते हैं तो उसमें उसकी पूंजी संपत्ति में तरलता बनी रहती है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए मुद्रा बाजार का महत्व उसके आकार से संबंधित नहीं होता, वरन उसकी तरलता और कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों में भी प्राप्त हो जाए और पूर्व सूचना के द्वारा प्राप्त हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी योग्यता है कि सरकार को और इंडस्ट्रीज को कुछ घंटे पहले भी अगर मांगे तो उनको लिए उस चीज़ की व्यवस्था कर दी जाए। और मौद्रिक नीति की सफलता का आधार है, जैसे पूंजी में जितनी गतिशीलता बनी रहेगी, मुद्रा में जितनी गतिशीलता बनी रहेगी, इसका मतलब जो मौद्रिक नीति है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बहुत अच्छी है और उसका सफल संचालन हो रहा है। और मौद्रिक नीति का जो क्रियाशीलता है वो सेंट्रल बैंक द्वारा ही की जाती है। और हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है? आरबीआई बैंक है। जन साधारण की बचतों का संग्रह, यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं और जो पब्लिक की जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको इकट्ठा करके कोष के रूप में संग्रहित कर कर उसे ही मुद्रा बाजार में और कैपिटल मार्केट में पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि तभी बाजार हमारा संगठित हो पाता है। अगर मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में छोटी छोटी बचतें ही बड़ी हो जाती हैं, अगर बचतें ही नहीं आएंगी तो उसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखे मैथ, अब आप देखिए कि जनसाधारण की बचतों का संग्रह हो गया, मौद्रिक नीति का सफल संचालन हो गया,
और कोष उपलब्ध करवाना, औद्योगिक कोषों का प्रयोग करना है। इसमें ये सरकार के लिए बहुत उपयोगी है। और ये हमने देखा, कोषों में तरलता बनी रहती है और कोषों की तरलता बनी रहने से लाभदायकता प्राप्त होती है और जो हमारी नकदी की आवश्यकता है वो हमारी तुरंत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार के वो कौन कौन से अंग हैं जो कि हमें इसके अंतर्गत जो मनी है वो अवेलेबल कराते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या है हमारा केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो एक संरक्षक के रूप में, अंतिम ऋणदाता के रूप में एक कार्य करता है और मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखता है, जिससे किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा ना हो जाए और किसी क्षेत्र विशेष में बहुत कम ना हो जाए। ये प्रत्येक रूप से लेन देन में शामिल नहीं होता है, किंतु साख नियंत्रण के उपाय अपनाकर मुद्रा बाजार पर नियंत्रण रखता है। व्यापारिक बैंक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, विनिमय बिलों की कटौती करते हैं, उद्योग व्यापार को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भारत में जैसे स्टेट बैंक है, उसके सहायक बैंक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक है, ये सब अल्पकालीन नगद साख, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञापत्र इन्हीं सबके आधार से ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक भी व्यापारी बैंकों की तरह ही अल्पकालीन साख प्रदान करने वाली संस्था हैं। ये त्रिस्तरीय संरचना होती है, जैसे ये बैंक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर अल्पकालीन ऋण की साख प्रदान करते हैं। तो कृषि सुधार हेतु जो सहकारी बैंक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट है डाकघर एवं बचत योजनाओं द्वारा इसमें अवेलेबल होती है पूंजी, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा, कोष द्वारा और अन्य निगमों द्वारा भी पूंजी अवेलेबल कराई जाती है। ये सभी हैं जो व्यापारी बैंक है, केंद्रीय बैंक है, भविष्य निधि कोष है, ये सभी मुद्रा बाजार में एक्टिव है। स्वीकृति गृह और कटौती गृह ये विकसित और संगठित बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि बिलों को स्वीकार करने का कार्य स्वीकृति गिरोह द्वारा किया जाता है और इसका एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी जब इसको बिलों का भुगतान करते हैं और उन्हें उस पैसे की जल्दी आवश्यकता हो जाती है तो वो कटौती गिरोह द्वारा करके फिर उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो व्यापारी बैंकों द्वारा बिलों की कटौती का और स्वीकृति का दोनों काम किया जाता है। देसी बैंकर्स और साहूकार भी इसमें हैं, जिनका सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, लेकिन ये भी अपना जो व्यक्ति हैं, अपने निजी संस्थाएं हैं जो भी हैं, उनको अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं और इसमें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके उपकरण की मुद्रा बाजार के वो कौन कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा इसके अंतर्गत जो क्या कहते हैं उसको मनी अवेलेबल कराई जाती है। कि पहला है इसमें प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र होता है ऋणी ऋणदाता को निश्चित समय अवधि के उपरांत निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। ये कितने दिन के होते हैं? 90 दिन की अवधि के लिए होते हैं। अब इसमें क्या है, ऋणी ऋणदाता को निश्चित समय अवधि के उपरांत निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। आपने जैसे नोट पर भी देखा होगा कि मैं ग्राहक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ऐसे इसमें ये लिखा रहता है कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि इनको मैं इतने समय बाद, यानी कि 90 दिन बाद, ही ज़रूरी नहीं है 90 दिनों पहले भी उसको अगर वो चाहे तो भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो उनको वचन देता है कि मैं इस चीज़ का भुगतान कर दूंगा। ये हर लिखा हुआ और लिखित में होता है, ये नहीं कि मुंह से बोलने से ही हो जाए कि मैं इसका भुगतान कर दूंगा। ये ऋणी द्वारा ऋणदाता को लिखा जाता है कि मैं इसका भुगतान कर दूंगा। इसका भारत में उपयोग होता है। तो इसी के आधार पर जो व्यापारिक बैंक है वो प्रतिज्ञा बैंकों की कटौती पर उधार भी दे देते हैं।
तो इसमें क्या है, ऋणी ऋणदाता को निश्चित समय के उपरांत वचन देता है। नेक्स्ट है विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। जो प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी वचन देता है, इसमें ऋणदाता द्वारा विनिमय बिल के माध्यम से ऋणी को ये निर्देशित किया जाता है, जिसने ऋण दिया है या उधार सामान दिया है, तो वो निर्देशित करता है ऋणी को कि आप इस पे ये जो बिल में अंकित राशि है उसका भुगतान कर दें या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को कर दें। तो जो ऋणी होता है वो उस पर जो प्रिंटेड वो होता है उस पर अपनी सहमति जता देता है कि भैया मैं इतने दिन बाद इसका भुगतान कर दूँगा। लिखता कौन है इसको, ऋणदाता, और सहमति कौन देता है, ऋणी। ये भी 90 से 180 दिन की अवधि के होते हैं और इनको भी, इन बिलों को भी स्वीकृति और स्वीकृति गृह द्वारा भी की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो लिखित राशि होती है और उसको वचन देता है, इसको विनिमय बिल कहते हैं। तो ये भी व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, जैसे प्रतिज्ञा बिल लिखे जाते हैं। इसमें ऋणदाता आदेशित करता है और जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें ऋणी खुद प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इतने दिन बाद इसका भुगतान कर दूंगा। यानी कि 90 से 180 दिन की अवधि के होते हैं और जो उसमें अंकित होती है ना अमाउंट, उसी के लिए ये होता है। ऐसे नहीं है कि अमाउंट बाद में बढ़ा ली जाए या घटा ली जाए, जैसे जो भी अंकित राशि पे स्वीकृति दी हुई है उसी के हिसाब से ये बिल होते हैं। तो इसका उसका लिखने वाले का नाम, पता, स्टाम्प सब कुछ लिखा हुआ इसमें होता है। ये हमने पहले चैप्टरों में भी इसका प्रारूप और वो देखा है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के होते हैं और भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो 91 दिन की से लेकर 364 दिन की अवधि के होते हैं, यानी कि लगभग 1 वर्ष के ही हैं। ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और ट्रेजरी बिल वित्तीय संस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखो, प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी प्रतिज्ञा करता है और विनिमय बिल में जो ऋणदाता है वो निर्देशित करता है या आदेशित करता है उसको भुगतान करो। और ट्रेजरी बिल 1 साल के होते हैं और ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और ये 1 वर्ष तक, 91 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के होते हैं। अल्प अवधि मांग पत्र मुद्रा बाजार में बैंकों द्वारा बहुत अल्प अवधि, यानी कि 24 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए भी ऋण उधार दिए जाते हैं। तो ये उधार लेने वाले द्वारा एक रसीद जारी की जाती है और ब्याज के साथ उसे लौटानी पड़ती है। नेक्स्ट है व्यापारिक प्रपत्र। व्यापारिक प्रपत्र को शॉर्ट में कॉमर्शियल पेपर्स या CPB कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठित या व्यवसाय जो प्रतिष्ठित या गुडविल वाली संस्थाएं होती हैं वो बैंक से सीधा उधार लेने के स्थान पर अल्प अवधि के लिए अपने खुद के ही बिजनेस के प्रपत्र कर देती है। जो निश्चित समय अवधि के पास धनराशि चुकाने की गारंटी भी दी जाती है। ये 6 माह की अवधि के लिए होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि संस्था खुद ही, जैसे शेयर्स होते हैं ना संस्था के, वैसे ही ये है कॉमर्शियल। तो व्यापारिक अपना खुद भी प्रतिष्ठा और गुडविल के हिसाब से, जैसे रिलायंस है, ये है, इनको पैसे की ज़रूरत है तो सरकार से ना लेकर खुद अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर इनको इशू कर देते हैं और 6 महीने में इतना ब्याज के साथ लौटाने के लिए देते हैं। तो जो उसकी गुडविल है उसके हिसाब से पब्लिक उनको तुरंत खरीद लेती है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है कंपनी की, फटाफट ये इसको चुका देगी। लास्ट में है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसको शॉर्ट में CP कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स को इसको CD कहते हैं। ये बचतकर्ता को अपने कोषों को और अधिक इन्वेस्ट करने के लिए या लंबी अवधि के इन्वेस्ट करने के लिए जमा पत्र जारी किए जाते हैं। ये 5 के गुणक में होते हैं, जैसे 5 लाख, 25 लाख, इस तरीके के होते हैं और इनकी जो अवधि होती है वो 3 माह से लेके 1 वर्ष तक की होती है। और ये बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों पे ऊंची दर से भुगतान, जब कम अवधि के लिए किसी इन्वेस्टर को आप रोके रखेंगे और उससे उधार लेंगे तो नेचुरल उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी।
करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जमा प्रमाण पत्र धारक यानी कि सीडी धारक उसे परिवर्तित तिथि तक अपने पास रखते हैं और बैंकों के लिए जमा प्रमाण पत्र आसान तरलता प्रदान करने वाला उपकरण है, क्योंकि उन्हें इधर उधर ना जाने के बाद जो उनके यहाँ को जमा है उन्हीं से ही वो सब कुछ अवेलेबल कर लेते हैं। आपने देखा, अब इसके अंग देखे, आपने उपकरण देखे, महत्व देखे, तो इस तरीके से आपको पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में डिफरेंस भी पता चलता जा रहा होगा कि मेन डिफरेंस तो यही है, वो दीर्घकालीन के लिए लंबे समय अवधि के लिए होते हैं और ये अल्पकालीन अवधि के लिए होते हैं। धन्यवाद।